वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। इससे प्रोनाउन से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आपको प्रोनाउन जो है वो बेसिक से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अरेंज करा जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी हमें स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में कभी इस तरीके के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। ठीक है, या कोई भी जो बेसिक से भी जानना चाहता है या कोई बच्चा भी इसको अगर जानना चाहता है तो वो भी इसको समझना चाहिए कि हमें पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज करा जाता है, या किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो वो कैसे आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, बिना किसी और देरी के आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को ये वीडियो पूरा क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कहीं भी पढ़े होंगे, खास करके वो बच्चे जो जनरली स्कूल लेवल में पढ़ते हैं, इस तरीके से आपने प्रोनाउन को नहीं पढ़ा होगा और नहीं समझा होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे लिखा है मी कॉल्ड ही। आप लोगों को पता है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको चाहिए, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, यही चीज़ है ना, यही चीज़ से कोई भी सेंटेंस बनता है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने पर्सनल प्रोनाउन में बताया था कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। ठीक है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अश होता है ना। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है ना। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अगर इस वाले वीडियो को आपने नहीं देखा तो इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने यही बताया था, यानी कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बताया था। इसको जा कर के आप देखिए ताकि आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए किसी भी सेंटेंस के शुरू में मेरे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे मी लिखा हुआ है, जो कि मी अपने आप में क्या है, गलत है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में वर्ब से पहले क्या चाहिए, वर्ब से पहले हमेशा क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे मेरे क्या लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा। आई कॉल्ड, और उसके बाद ही की जगह पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ठीक है, आई कॉल्ड हिम। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, अगला देखिए फिर से, द टीचर स्कॉल्डेड आई। तो टीचर अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये अपने आप में क्या हो गई, वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब के बाद हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी आई की जगह पे मेरे क्या लिखना पड़ेगा, मी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, मी। ठीक है, अच्छा, टू दे द क्वेश्चंस आर इजी, है ना, ये चीज़ को समझिए। अब आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट वाले, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला जो मेरा वीडियो था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वहाँ देखिएगा। ठीक है, वो चैनल के प्लेलिस्ट में आपके है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पहचानना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा या तो वर्ब के बाद आती है, किसके बाद आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकती है, या फिर कोई भी प्रीपोजिशन होती है ना, प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट आती है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है या तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन का मतलब हो गया जैसे टू, इनटू, है ना, बिफोर, है ना, उसके बाद आपको लिख सकते हैं क्या, बिटवीन, है ना, ये सब चीज़ को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके अलावा और कैसे कैसे प्रीपोजिशन होता है, जैसे जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए टू जो है अपने आप में यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो ये प्रीपोजिशन है। क्या है,
प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमको क्या चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे दे के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, देम। टू देम द क्वेश्चंस आर इजी। बाकी ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो लिखिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, द क्वेश्चंस आर इजी। अब टू और देम को क्या कर दीजिए, लास्ट में कर दीजिए, तब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में फंसाने के लिए सेंटेंस का अरेंजमेंट ऐसे भी कर देता है, ठीक है, कि टू लिख देगा, प्रीपोजिशन वाला पार्ट जो लास्ट में आना चाहिए वो पहले लिख करके उसके बाद सब्जेक्टिव केस दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आती है। क्या आती है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। we should always remember that what the preposition takes object, preposition takes object। नेक्स्ट देखिए, फिर से मैंने वही लिखा, between she and me। अभी मैंने बोला कि ये भी प्रीपोजिशन होती है, between भी क्या होती है अपने आप में, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे सी ने लिखेंगे हर। बिटवीन हर एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, यानी मेरे और उसके बीच कोई झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो इस चीज को आप लास्ट में देखिए रख करके क्या लिखिएगा, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर एंड मी, है ना। तो ये सेंटेंस ऐसे भी सही है, इस सेंटेंस में ऐसे भी कुछ गलती नहीं था, बाकी यहाँ पे गलती था कि ये प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट डाला हुआ था। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए फिर अगला, राखी डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज बिटवीन सी एंड मी। देखिए राखी अपने आप में सब्जेक्ट हुई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज ये हो गया आपका वर्ब ऑब्जेक्ट। बिटवीन फिर से हमारे पास क्या आ गया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर, ठीक है, एंड मी, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी इस 5 क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया है तो इस 5 क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 6 नंबर क्वेश्चन से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन बाकी बच्चों को, ये मैं दावा करता हूँ कि जो बच्चा अगर ठीक से नहीं पढ़ता होगा या जिस बच्चे को ठीक से समझ में नहीं आया होगा प्रोनाउन, उसको यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन में बात कुछ ऐसी है जो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बताया, ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, तो I always try to know the student that, ठीक है, words depend on their function, not depends on their meaning, ठीक है। डिपेंड्स जो होती है यानी वर्ड्स जो है वो डिपेंड करती है क्या, उनके फंक्शन के आधार पे। बिकॉज वी आर टीचिंग यू, आई टीच यू द फंक्शनल ग्रामर, सो वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग according to their function, not according to their meaning, okay। so let's get started। देखिए like एक ऐसा वर्ड है, like, यहाँ पर एक चीज को समझिए थोड़ा सा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो like लिखा हुआ है ना, like अपने आप में जो होती है ना वो verb भी होती है। like मतलब verb, अगर हम verb की तरह इसको लेंगे तो like क्या मतलब क्या हो गया, पसंद करना। लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना, ठीक है। और एक लाइक का मतलब क्या होता है, के तरह, समझ गए। जैसे मैंने कहा ही सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है, लाइक मी, है ना। तो जब आप लाइक को एज ए प्रीपोजिशन लीजिएगा, एज ए क्या लीजिएगा, प्रीपोजिशन लीजिएगा, तो इसका मतलब होता है की तरह। उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया, किसकी तरह, मेरी तरह। ये देखिए प्रीपोजिशन आया और इस प्रीपोजिशन के बाद ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया, ठीक। अच्छा, लाइक का जब आप वर्ब की तरह इस्तेमाल करिएगा तो लाइक का क्या हो जाता है, डिसलाइक हो जाता है, यानी निगेटिव। लाइक का क्या हो जाता है, डिसलाइक। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। लाइक का नेगेटिव क्या बन जाता है, डिसलाइक। और लाइक को अगर आप प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल करिएगा तो इसका नेगेटिव बनता है अनलाइक। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको दावा करता हूं कि आप यही वाले वर्ड में ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे। लाइक का
प्रीपोजिशन क्या बन जाता है, अनलाइक, ठीक है। अच्छा, आगे और आपको जानना है कि लाइक वर्ब भी होता है और लाइक प्रीपोजिशन भी होता है। लाइक अगर प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब होगा के तरह, लाइक अगर वर्ब है, ठीक है, तो वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा ही लाइक आई हैव डन द वर्क, तो इस प्रीपोजिशन में अगर इसको आप वर्ब मानोगे, मान लीजिए इसको वर्ब मानोगे, तो इसके बाद तो इसका क्या आना चाहिए, तभी भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल हुआ है। किसकी तरह इस्तेमाल हुआ है, किसकी तरह इस्तेमाल हुआ है, प्रीपोजिशन की तरह, ठीक है। ही लाइक आई हैव डन द वर्क, तो ही लाइक, अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद चाहिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का मैंने क्या डाल दिया, ऑब्जेक्ट डाल दिया। तो ये हो गया प्रीपोजिशन। उसके बाद हैव नहीं। अब आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आती, उसके सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसका ही है, तो ही के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज डन द वर्क, क्या हो जाएगा, हैज डन द वर्क। आपने समझ लिया, ठीक। अच्छा, एक्सेप्ट, सी एक्सेप्ट दे आर, ठीक है, अलाउड टू गो, जस्ट लाइक उसी तरीके से ये जो एक्सेप्ट है वो भी अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। ये भी अपने आप में क्या है, अपने आप में एक प्रीपोजिशन ही है, अपने आप में ये क्या है, अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमको क्या चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के छोड़, को छोड़कर या के सिवा। एक्सेप्ट का मतलब आपको क्या समझ में आया, यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। एक एक्सेप्ट को इससे कंपेयर मत करिएगा। एक्सेप्ट का मतलब ये, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार, समझ गए बात। चलिए, तो सी एक्सेप्ट दे आर अलाउड टू गो, ठीक है। तो एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में जब इसको मतलब लीजिएगा तो ये हो जाएगा के अलावा, यानी सी एक्सेप्ट दे। अब कौन गया ये बताइए ना, ये गया कि ये गया, सी गई कि दे गया। तो सी तो गई लेकिन किसको छेड़ करके गई, दे को छोड़ करके। ये अपने आप में प्रीपोजिशन हुआ, तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का चाहिए ऑब्जेक्ट। तो सी एक्सेप्ट देम, अब यहाँ पे मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये इसके हिसाब से आर नहीं आएगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। सब्जेक्ट इसका सी है तो इसी वजह से हमको इज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, इज अलाउड टू गो, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे देखिए, यहाँ लिखिए सी इज अलाउड टू गो एक्सेप्ट देम, यानी उसे जाने की अनुमति मिली सिर्फ उन्हें छोड़ के, उन्हें छोड़ के। समझ गए। अच्छा, अब अगला चीज देखिए, I and not C, I and not C are invited to the party। अब एक चीज और समझिए, थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कि आपने आज तक कभी भी ऐसा सेंटेंस नहीं देखा होगा जिसके बाद एंड के बाद नॉट लगा हो, एंड के बाद नॉट लगा हो, ठीक है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि एंड नॉट और एक और दूसरा जो वर्ड है वो है बट। बट को भी देख लीजिए, बट का भी दो मीनिंग हमारे सामने आता है, ठीक है। बट का एक मतलब होता है परंतु या फिर लेकिन, आप जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेकिन। ये हमारा कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होगा। किसकी तरह इस्तेमाल होता है, कंजंक्शन। और ये हमको कंट्राडिक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, कंट्राडिक्शन। समझ में आया। जैसे मैंने कहा the teacher is present in the class, present in the class but, ठीक है, but he didn't या he does not teach the student, teach the student। एक चीज आपको समझ में आ गई कि टीचर जो है वो क्या है, क्लास में प्रेजेंट है लेकिन वो बच्चे को पढ़ाता नहीं है। तो बात में क्या हो गई, कंट्राडिक्शन। ये तो पॉजिटिव बात है कि पॉजिटिव बात इस सेंस में कह रहे हैं कि टीचर क्लास में है
लेकिन निगेटिव बात क्या हो गई कि वो बच्चे को पढ़ा ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर इस टीचर अगर क्लास के अंदर है तो उसका काम क्या है, पढ़ाना ना। तो बट हमको कंट्राडिक्शन दिखाती है। कंट्राडिक्शन का मतलब जब वो बट कंट्राडिक्शन दिखाएगा तो वो क्या हो जाता है, आपको प्रीपोजिशन कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजंक्शन, ठीक है। लेकिन बट का एक मतलब होता है, बट का एक मतलब होता है के अलावा, के अलावा, ठीक है, के अलावा या के सिवा, के सिवाय। ये जो मतलब बट का होता है वही मतलब एंड नॉट का भी होता है। एंड नॉट भी अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन बट का मतलब जो होता है वही मतलब एंड नॉट का भी होता है, के अलावा, के सिवाय, के सिवाय। तो कायदे से देखा जाए तो आई एंड नॉट अपने आप में क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गई। क्या हो गई, प्रीपोजिशन, ठीक है, पूरा का पूरा, जिसका मतलब हो गया के अलावा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जैसे ही प्रीपोजिशन हुआ तो यहाँ पे हमको चाहिए हर, क्या चाहिए, हर। और आई के हिसाब से मेरे आप वर्ब लगाना पड़ेगा, हर के हिसाब से नहीं लगेगा या उसके हिसाब से नहीं लगेगा। तो आई के हिसाब से क्या लग जाएगा, एम, ठीक है। इनवाइटेड टू द पार्टी, अगर आपको ऐसे नहीं ठीक लग रहा तो आप इसको ऐसे भी पढ़ के देख लीजिए। आई एम इन्वाइटेड टू द पार्टी एंड नॉट हर, एंड नॉट हर यानी उसके अलावा, उसको छोड़कर, ठीक है। फिर उसी तरीका से मैंने वही चीज़ आपको बताया, ही बट दे आर डूइंग इट वेल। अभी मैंने बट का दो अर्थ आप लोगों को समझाया, यहाँ पे समझाया ना कि बट प्रीपोजिशन भी है और बट मतलब कंजंक्शन भी है। कंजंक्शन होगा तो कंट्राडिक्शन दिखाएगा, जो इस तरीके के सेंटेंस होंगे। और बट जब लेकिन होगा तो ये इसका मतलब यही हो जाता है, के सिवाय। तो ये भी अपने आप में क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई। क्या हो गई, प्रीपोजिशन। और यहाँ पे भी कायदे से देखा जाए तो ये क्या हो लगेगा, देम लगेगा। ही प्रीपोजिशन है तो देम, अब ही के हिसाब से क्या लग जाएगा, इज डूइंग इट वेल। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज डूइंग इट वेल बट देम, यानी उन्हें छोड़कर, उन्हें छोड़कर, ठीक है। आरुषि सेव, अब देखो यहाँ पे भी इसको समझ लीजिए। सेव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को बचाना। सेव का मतलब होता है नॉट टू एक्सपेंड, यानी कि कोई भी चीज को अगर आप बचाते हैं तो उसी का मतलब क्या होता है, सेव। ये अपने आप में क्या हो गया, वर्ब हो गई, ठीक है। लेकिन सेव का एक मतलब वो भी होता है एक्सेप्ट, छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब क्या हो गया, छोड़कर। देखिए एक्सेप्ट का कितना मीनिंग में आपने आपको बता दिया। तो आरुषि इसका मतलब भी यही हो गया, एक्सेप्ट मतलब क्या हो गया, छोड़कर। तो यहाँ पे भी वही हो गया, आरुषि सेव आई वर गिवन द चांस, ठीक है, ठीक है। तो आरुषि अपने आप में सब्जेक्ट हुआ। ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मी, और इसके हिसाब से आरुषि के हिसाब से वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज, ठीक है, गिवन द चांस। समझ गए बात। तो इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे इस 10 सेंटेंस से आप लोगों को समझाया कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में हमेशा चाहिए सब्जेक्ट, और किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद कुछ इस तरीके के वर्ड सब आ जाए, ये इस तरीके के कुछ वर्ड सब आ जाए जिसमें बट आ जाए, एंड आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट डाला जाएगा। कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग करने वाले वर्ड है जिसका सही से हमको मीनिंग पता होना चाहिए, उसका फंक्शन पता होना चाहिए। जैसे लाइक वर्ब भी हो सकता है और प्रीपोजिशन, एंड नॉट प्रीपोजिशन होता है, बट कंजंक्शन भी हो सकती है, प्रीपोजिशन भी हो सकती है, सेव वर्ब भी हो सकती है और प्रीपोजिशन भी हो सकती है। तो इस बातों को आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मैं इधर लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी भी आपको पॉजिटिव वाले वर्ड में, माने पॉजिटिव सेंस देने वाले वर्ड जो होंगे, पॉजिटिव वर्ड जिसमें आपको कभी कभी क्या आ सकता है, लाइक आ सकता है, ठीक है, विद आ सकता है ना, प्रीपोजिशन के तौर पे। टुगेदर विद आ सकता है, टुगेदर, टुगेदर विद, along with, along with, ये सब वर्ड आपको आ सकता है पॉजिटिव वाले वर्ड में, ठीक है। पॉजिटिव वाला प्रीपोजिशन के तौर पे। निगेटिव वाला प्रीपोजिशन के तौर पे भी आपके पास वर्ड आ सकता है, जैसे लाइक का अनलाइक होगा जो प्रीपोजिशन, विद का विदाउट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बट आ सकता है ना, उसके बाद आपको एंड नॉट आ सकता है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट आ सकती है,
उसके बाद आपको सेव आ सकता है। ये सब वर्ड आपको जो है ना ये निगेटिव प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होता है और ये पॉजिटिव प्रीपोजिशन के तौर पे क्या होती है, इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इस वीडियो के मैं बस इतना ही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मैं इससे और बताऊंगा, जिसमें मैं आपको अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की एक दूसरी वीडियो में लाऊंगा, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि अगर एक साथ हमारे पास तीनों के तीनों पर्सन अगर आ जाए, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो कैसे उसका अरेंजमेंट करा जाएगा, कैसे होगा, नहीं होगा, और भी कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको कल की वीडियो में बताने वाला हूँ। वो भी छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पूरा का पूरा देखिए, लाइक करिए। अब मैं छोटा वीडियो बनाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोर फीलिंग ना हो। फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन के आप बेल को क्या करिए, ऑन कर लीजिए। ठीक है, और ऑल पे जाके क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तब तक मेरी वीडियो को देखते रहिए, खाते समय, पढ़ते समय, कुछ भी करते समय, आप टीवी देखते समय भी, टीवी देखते समय नहीं देखना है क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट का हो सकता है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।